क्या बेटी का फर्ज है कि वह शादी के बाद भी अपने मायके की हर जिम्मेदारी उठाए? क्या एक बेटी की कमाई पूरे परिवार का अधिकार बन जाती है? और अगर वह एक दिन नहीं कह दे तो क्या वह बुरी, स्वार्थी या बदमाश कहलाने लगती है? आज की कहानी ऐसी ही एक महिला की है जिसे लोग बचपन से बेटा कहते थे। उसकी मेहनत पर घर चलता था, उसकी कमाई से इलाज होता था, उसकी जेब से रिश्तों की इज्जत खरीदी जाती थी। लेकिन जब उसने अपने लिए सोचना चाहा तो वही लोग उसे गलत कहने लगे। यह कहानी एक बेटी की, एक पत्नी की और एक माँ की है जो आज अपने ही बनाए रिश्तों के जाल में उलझी खड़ी है। वह लिखती है, मैं 32 साल की हूँ, मेरी 7 साल की एक बेटी है और अभी मुझे पता चला कि मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हूँ। यह प्रेगनेंसी प्लान नहीं थी। सच कहूँ तो मैं इसके लिए तैयार भी नहीं हूँ। शादी से पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। मैं नौकरी करती थी, अच्छी सैलरी नहीं थी लेकिन इतनी थी कि घर चल सके। मम्मी के लिए दवाइयाँ मैं लाती थी, भाई की छोटी मोटी ज़रूरतें मैं पूरी करती थी। घर में कोई भी खर्च हो तो सबकी नज़र मुझ पर जाती थी। आस पड़ोस वाले कहते थे, अरे ये तो बेटा है बेटा, इसने घर संभाल लिया। शुरू में यह सुनकर अच्छा लगता था कि मैं कुछ खास हूँ, मेरी वजह से घर चल रहा है, मेरी वजह से सब खुश हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज़ महसूस की, लोग मुझे सराहते कम थे, इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। किसी को बिजली का बिल भरवाना हो, मुझे फ़ोन, किसी को बैंक का काम करवाना हो, मुझे बुलाया, किसी को फीस जमा करनी हो, मेरी जेब। मैं मदद करती थी क्योंकि मुझे लगता था परिवार है, पर मैं थोड़ी कड़क मिजाज भी हूँ। गलत बात सहन नहीं होती। अगर कोई सीमा पार करे तो मैं तुरंत जवाब दे देती हूँ। शायद इसी वजह से कई लोग मुझे बदमाश कहते थे। मैं चुप रहने वाली लड़की नहीं थी, मैं अपने हक के लिए बोलती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यही स्वभाव एक दिन मेरे लिए मुश्किल बन जाएगा। मेरी लव मैरिज हुई। जब मैंने अपने पति को जाना तो समझ आया कि उनकी ज़िंदगी मुझसे भी ज़्यादा कठिन रही है। वे सिर्फ 2 साल के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माँ और 2 बहनों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। 14 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। स्कूल और काम साथ साथ, कभी होटल में काम, कभी छोटी फैक्ट्री में, बहनों की पढ़ाई, फिर उनकी शादी। हर जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। लेकिन जिम्मेदारियां निभाते निभाते वे कर्ज में डूब गए थे। रिश्तेदारों से उधार लिया गया पैसा, ब्याज, ताने, सब कुछ एक साथ। शादी के बाद जब मैं उनके घर आई तो मुझे लगा कि हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। मैं सोचती थी, मैं तो हमेशा से घर संभालती आई हूँ, अब भी संभाल लूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। शादी के 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि रिश्तेदारों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। अब तो शादी हो गई है, पैसा कब दोगे? बहू आ गई है, अब तो कमाई भी 2 लोगों की होगी। मेरे पति पहले ही दबाव में थे, उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। उधर मेरे मायके से फ़ोन आने लगे। भाई कहता, इस घर के लिए तेरा भी फर्ज है, माँ बीमार है, इलाज के पैसे दे, तेरी पढ़ाई में जो फीस लगी थी वो वापस भेज। मैं सन्न रह जाती थी। मैं सोचती थी, शादी के बाद क्या मैं अब भी सिर्फ एक एटीएम हूँ? मैंने पति को देखा, वे पहले से कर्ज में थे, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। माँ बीमार थी, भाई कह रहा था तेरी भी माँ है। हमने अपनी शादी की ज्वेलरी बेच दी। हाँ, शादी के 2 महीने के अंदर हमने गहने बेचकर पैसे भेजे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैंने कुछ खो दिया है। सिर्फ गहने नहीं, शायद अपनी सीमाएं भी। मुझे यह भी पता था कि पापा सरकारी नौकरी में हैं, भाई की पत्नी और बच्चे का खर्च वही उठाते हैं। फिर भी पैसे मुझसे मांगे जा रहे थे, लेकिन मैं चुप रही। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी दीदी विधवा हो गई। उनकी जिंदगी अचानक बदल गई।
मैंने सोचा चलो उन्हें सहारा देना हमारा फर्ज है, और तब से हर महीने एक निश्चित राशि उन्हें भेजी जाती है। आज तक मैं अपने मायके से बहुत दूर रहती हूँ। 2 साल में 1-2 बार ही जा पाती हूँ। जब भी जाती हूँ तो लगता है जैसे मैं मेहमान हूँ, लेकिन पैसों की बात आए तो मैं घर की जिम्मेदार बेटी बन जाती हूँ। धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ बदलने लगा था। मैं सोचती, क्या मेरा अपना कोई जीवन नहीं है? क्या मैं सिर्फ दूसरों की जिम्मेदारियां उठाने के लिए पैदा हुई हूँ? मेरे पति और मैंने बहुत संघर्ष करके कर चुकाया, एक एक रुपया बचाया, कई बार अपनी ज़रूरतें टाली। आखिरकार हमने एक छोटा सा घर लिया। उस दिन मुझे लगा अब शायद ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन शायद मेरी कहानी में सुकून लिखा ही नहीं था। जब हमने जैसे तैसे कर्ज ख़त्म किया और अपने घर की चाबी हाथ में आई, उसी दिन मुझे पता चला कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। मैं कुछ मिनटों तक चुप बैठी रही, ना खुशी ना दुख, बस एक अजीब सा खालीपन। मेरी बेटी 7 साल की है, उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य, मैं उसी में खुश थी। मैं दूसरी संतान के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। मुझे याद आए वो दिन जब मैंने अपनी बेटी को एक भरोसेमंद रिश्तेदार के पास छोड़ा था। मैं कुछ काम से बाहर गई थी और जब मैं लौटी तो मुझे एहसास हुआ कि उसके साथ गलत होते होते बचा। उस दिन से मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। अगर मैं नौकरी करूं तो बेटी को किसके पास छोड़ूं? ससुराल में मेरी सास हैं, लेकिन वे शहर आना ही नहीं चाहती। कहती हैं मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। 8 साल हो गए, वे कभी हमारे पास नहीं आई, बस अपनी बेटियों की सेवा करती हैं। मैं अकेली पड़ गई हूँ। उधर अभी कुछ दिन पहले पापा का फोन आया। उन्होंने कहा तेरी डिग्री कॉलेज में पड़ी है, फीस बाकी है, पैसा भेज दे और सर्टिफिकेट मंगवा ले। मैंने फोन रख दिया और बहुत देर तक सोचती रही, क्या मैं फिर से वही चक्र शुरू कर दूं? क्या मेरी जिंदगी कभी सिर्फ मेरी हो पाएगी? मैं डरी हुई हूं। अगर मैं नौकरी करूं तो फिर वही पारिवारिक उलझनें शुरू हो जाएंगी। गांव जाऊंगी तो मायके और ससुराल के बीच फंसी रहूंगी। शहर में रहूंगी तो बेटी अकेली रहेगी। मैं थक चुकी हूं। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। मैं किसी की मदद नहीं करना चाहती। मैं बस थोड़ी शांति चाहती हूं, थोड़ा अपना जीवन। लेकिन क्या मुझे वह मिलेगा? मैंने कई रातें बिना सोए बिताई, छत को देखते हुए बस सोचती रहती हूँ, मेरी जिंदगी कब इतनी उलझ गई। मेरे पति बुरे नहीं हैं, उन्होंने हमेशा मेहनत की है, लेकिन वे भी थक चुके हैं। उनके चेहरे पर जो जिम्मेदारियों की लकीरें हैं, मैं उन्हें पढ़ सकती हूँ। कभी कभी वे कहते हैं तुम इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक हो जाएगा से जिंदगी नहीं चलती। ठीक करने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ दिन पहले दीदी का फोन आया। उन्होंने अपने दुख सुनाए, फिर कहा मैं सोच रही हूँ अपना बेटा तुम्हारे पास भेज दूँ, शहर में पढ़ेगा तो उसका भविष्य बनेगा। मैं चुप रही। मेरे अंदर कुछ हिल गया। मैं जानती हूँ उनका स्वभाव, जरा सी बात पर बहस। अगर उनका बच्चा हमारे साथ रहेगा तो रोज तकरार होगी, मैं बीच में पिस जाऊंगी। मैंने हिम्मत करके कहा दीदी अभी मेरी हालत ठीक नहीं है। वे बोली तू तो हमेशा बहाने बनाती है। उस दिन पहली बार मुझे गुस्सा नहीं आया, बस थकान महसूस हुई। मैंने फोन रख दिया और खुद से पूछा, क्या मैं सच में बहाने बना रही हूँ या पहली बार अपने लिए खड़ी होने की कोशिश कर रही हूँ? मैंने बहुत साल दूसरों की उम्मीदों पर जी लिया। अब मैं अपनी बेटी को देखकर डरती हूँ। क्या वह भी बड़ी होकर यही सब झेलेगी? क्या उसे भी बेटा कहकर जिम्मेदारियों के नीचे दबा दिया जाएगा? मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी मेरी तरह हो। मैं चाहती हूँ कि वह पढ़े, आत्मनिर्भर बने, लेकिन अपने लिए भी जिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या मुझे यह प्रेगनेंसी जारी रखनी चाहिए? फिर अपराध बोध होता है। क्या मैं गलत सोच रही हूँ? क्या मैं स्वार्थी हूँ? समाज कहेगा
2 बच्चे तो होने ही चाहिए, भगवान की देन है। बच्चे अपने भाग्य के साथ आते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि माँ तैयार है या नहीं, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक हालत क्या है। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने का सोचा, फिर रुक गई। सोचा पहले पति से बात करूं। उस रात मैंने उनसे साफ साफ कहा, मैं डर रही हूं। उन्होंने पहली बार मेरी आंखों में देखकर पूछा, किस बात से? मैंने सब बताया, मायके का दबाव, दीदी की उम्मीदें, बेटी की सुरक्षा, मेरी थकान, मेरी उलझन। वे चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, हमने बहुत साल दूसरों के लिए जिया, अब हमें अपने लिए जीना होगा। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। शायद पहली बार किसी ने कहा कि मैं भी महत्वपूर्ण हूं, लेकिन फैसले आसान नहीं होते। मायके में अगर मैं पैसे भेजना बंद कर दूं तो फोन आएंगे, ताने मिलेंगे, भावनात्मक दबाव डाला जाएगा कि तू बदल गई है, शादी के बाद पराई हो गई, माँ बाप का कर्ज भूल गई। मैं जानती हूं यह सब होगा, लेकिन क्या मैं हमेशा डरकर जीती रहूं? मैंने सोचा, अगर मैं नौकरी करूंगी तो कहां? शहर में करूंगी तो बच्चों की देखभाल कैसे होगी? मुझे समझ आया कि असली समस्या नौकरी नहीं है, असली समस्याएं सीमाएं तय न करना है। मैंने कभी किसी को ना कहना सीखा ही नहीं। मैंने हमेशा सोचा, मना करूंगी तो लोग दुखी हो जाएंगे, लेकिन मैं खुद दुखी होती रही। अब अगर मैं सीमा तय करूं तो शायद लोग नाराज होंगे, लेकिन कम से कम मैं खुद से नाराज नहीं रहूंगी। मैंने एक कागज पर लिखा, मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं। पहला, मेरी बेटी की सुरक्षा और भविष्य। दूसरा, मेरा और मेरे पति का रिश्ता। तीसरा, मेरा मानसिक स्वास्थ्य। चौथा, आर्थिक स्थिरता। उस लिस्ट में कहीं भी लोग क्या कहेंगे नहीं था। मैंने तय किया कि मायके को जितनी मदद कर सकते हैं उतनी ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। कोई गहने नहीं बेचेंगे, कोई कर्ज नहीं लेंगे। अगर सर्टिफिकेट मंगवाना है तो पहले मैं तय करूंगी कि मुझे उसकी जरूरत है या नहीं। सिर्फ इसलिए पैसे नहीं भेजूंगी कि किसी ने कह दिया। दीदी के बच्चे के बारे में भी साफ बात करनी होगी। अगर हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है तो हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। शायद वे नाराज होंगी, लेकिन क्या उनकी नाराजगी से बचने के लिए मैं अपनी शादी दांव पे लगा दूं? मैंने यह भी समझा कि अकेले रहना समाधान नहीं है। किसी से बात न करना, सबसे कट जाना, यह भी ठीक नहीं। मुझे मदद मांगनी होगी, शायद किसी काउंसलर से, शायद किसी भरोसेमंद दोस्त से। मुझे अपने डर का सामना करना होगा। अब भी मैं उलझन में हूं, प्रेगनेंसी जारी रखनी है या नहीं। यह फैसला आसान नहीं, लेकिन अब मैं डर कर नहीं, सोचकर फैसला लेना चाहती हूं। मैं और मेरे पति मिलकर तय करेंगे। अगर हम तैयार होंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं तो जिम्मेदारी से निर्णय लेंगे। मैंने पहली बार महसूस किया है कि मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की नहीं है, मैं भी उसमें शामिल हूं, और शायद यही मेरी नई शुरुआत है। दर्शकों, यह उन लाखों बेटियों की कहानी है जिन्हें बचपन से बेटा कहा जाता है और फिर जिम्मेदारियों के नीचे दबा दिया जाता है। त्याग करना महानता है, लेकिन त्याग और शोषण में फर्क होता है। शादी के बाद प्राथमिक जिम्मेदारी पति और बच्चों की होती है। मायके से रिश्ता प्यार का होना चाहिए, दबाव का नहीं। हर महिला को यह अधिकार है कि वह तय करे उसे कितने बच्चे चाहिए, वह नौकरी करना चाहती है या नहीं, वह किस हद तक मदद कर सकती है। भावनात्मक ब्लैकमेल को फर्ज का नाम देना बंद करना होगा। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं तो बैठकर अपनी प्राथमिकताएं लिखिए, अपने जीवन साथी से खुलकर बात कीजिए, अपनी सीमाएं तय कीजिए। जरूरत हो तो प्रोफेशनल काउंसलिंग लीजिए। समाज तभी जागरूक होगा जब बेटियां बेटा बनने की कोशिश छोड़कर खुद के लिए जीना शुरू करेंगी। याद रखिए, आत्मसम्मान से लिया गया फैसला कभी गलत नहीं होता।
दर्शकों, अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो इसे आगे ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि शायद किसी और की ज़िंदगी में भी यही सवाल खड़ा होगा। ऐसे ही भावनात्मक और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए जागृत समाज एक संकल्प। आपने अभी तक हमें सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।